हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं प्रमोद कुमार। आज आपके लिए जो वीडियो ला रहा हूं वो प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड है। तो देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस की कहानी। प्लाज्मोलाइसिस, देखो प्लाज्मोलाइसिस वेरी सिंपल है। जब एक बीकर ले लो, बीकर में सॉल्यूशन ले लो और इस सॉल्यूशन में क्या करना है कि आपको एक प्लांट सेल को इमर्ज कर देना है। ठीक है, इस तरह से प्लांट सेल को इमर्ज कर दिया। आपको इतना पता है कि मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें मोर देन 90% पार्ट सेल सेट का होता है। तो यहाँ तो बीकर में ले लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसके रेस्पेक्ट में? तो ये प्रोटो सेल के प्रोटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म हो गया जो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि प्लांट सेल है तो ये क्या होगा, आउटर लेयर के रूप में सेल वॉल होगा और सेल वॉल के अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा, साइटोप्लाज्म। और आपको अभी तो बताया था कि मोर देन 90% पार्ट सेल साइट है, तो ये सेल साइट का पार्ट होगा। ओके, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखोगे तो बताओ मुझे, जल्दी से आंसर देना कि इस सेल में इन ऑस्मोसिस होगा या इससे एक्स ऑस्मोसिस होगा। तो जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड, एक्स ऑस्मोसिस ही होगा। मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल या यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चला आएगा जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म क्या होता चला जाएगा, श्रिंक करता चला जाएगा। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा तो इसी फेनोमेनन को क्या कहोगे, प्लाज्मोलाइसिस कहोगे। मतलब कि इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, व्हेन अ प्लांट सेल इमर्ज्ड inside hypertonic solution, then exosmosis occur in plant cell and protoplasm of plant cell shrink. Protoplasm of plant cell shrink called plasmolysis. इतना तो पता चल गया होगा आपको। अब इसके बाद मैं देख लेता हूं टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको प्लाज्मोलाइसिस को 3 टाइप में बांटा गया है जी। तो 3 टाइप में बांटा गया है, जिसमें पहला है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। ओके, नंबर सेकंड में इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और नंबर थर्ड में देखोगे इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तीनों को हम डिस्क्राइब करते हैं। जो तीनों टाइप का प्लाज्मोलाइसिस है उसको ऊपर रख करके मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन तीनों का, जिसमें सबसे पहला तो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस का बात करेंगे। एक एक को समझिए तो बड़ी आसानी से आप इससे क्वेश्चन डील कर लेंगे सभी तरह का। ओके, जैसे देखो पहला है कौन सा, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में को एक फिगर से फिर समझो। इस एक बीकर ले लिया, बीकर में एक प्लांट सेल को इमर्ज करा और बीकर में रखा हुआ है मैंने किसको, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। चूंकि प्लाज्मोलाइसिस होना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखना ही पड़ेगा। ये तो सेल सेट हो गया, देखो यहाँ पे जो डॉट दे रहा हूँ सेल सेट हो गया। बाहर में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब बाकी आपको पीछे मैं बता चुका हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ठीक है, और यहाँ तो कौन भरा पड़ा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा पड़ा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा पड़ा है बीकर के अंदर। तो देखो अभी तो बताया था आपने डिफिनेशन में ही कि एक्स ऑस्मोसिस होती है। तो सबसे पहले यहाँ से साइटोप्लाज्मिक रीजन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू होगा। इस तरह से देखो, इस साइटोप्लाज्मिक रीजन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू करेगा, मतलब कि एक्स ऑस्मोसिस इसमें होगा। ठीक है, जिसके कारण पहले तो लग रहा है ऐसा कि साइटोप्लाज्म में श्रिंकेज हुआ है, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ रहा है, इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म श्रिंक कर रहा है, बट साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। कैसे? जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा किसके रेस्पेक्ट में? सेल साइज के रेस्पेक्ट में, जिसके कारण सेल साइज से वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आना शुरू करेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोलाइसिस में सेल साइज का वॉल्यूम डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस को फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोलाइसिस बोलोगे, फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोलाइसिस। तो इस फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सेल सेप डिक्रीज, सेल सेप का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म का नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरुआत में तो जरूर यहाँ से यहाँ वाटर आएगा, लेकिन इसको मेंटेन कर देगा। यहाँ के वाटर की कमी को मेंटेन किसने कर देगा? सेल सेप ने मेंटेन कर देगा। इसलिए साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम तो मेंटेन हो जाएगा, बट सेल सेप का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो एक फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना गया। नंबर सेकंड में देखोगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में देखोगे तो इसी सेल में तो इंसिपिएंट भी होगा, क्योंकि वो सेकंड स्टेज का कंडीशन बन जाएगा। तो देखो इंसिपिएंट में इसी सेल को बना देता हूँ फिर से, जिनके की सेल साइज डिक्रीज कर गए थे, वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर गया था। तो इसको थोड़ा छोटा सा बना देते हैं, क्योंकि अब तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम सेल साइज का क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सेल वॉल के बारे में आपको पता होगा कि वो परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके कारण क्या होगा? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल वॉल से जाकर के यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित हो जाएगा। इस तरह से देखो, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित हो गया कौन? यहाँ पे चला आया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सेल वॉल कैसा था? परमिएबल मेम्ब्रेन था। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, तो देखो जहां जहां सेल का कॉर्नर बना है, ये जो देख रहे हो कॉर्नर का पोजीशन, वहां पे कुछ ना कुछ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा होगा। जिससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, वो कॉर्नर से ज्यादा निकलेगा। ये जो देख रहे हो, फर्स्टली अब जो सेकेंड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस है, वो साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन फर्स्टली फ्रॉम कॉर्नर, है ना, इस कॉर्नर से ज्यादा निकलेगा। बाकी सब इधर तो अभी नहीं निकला है, या निकला होगा तो बहुत कम अमाउंट में, लेकिन मैक्सिमम कहां से निकला है? इस कॉर्नर वाले रीजन से। मतलब कि ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस देख रहे हो, सेकेंड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जिसको कि इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हो, इसमें क्या हो रहा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में? तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल फर्स्टली कम आउट फ्रॉम कॉर्नर, देन सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्टली come out from corner of cell या साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से साइटोप्लाज्म का अमाउंट अब डिक्रीज करना शुरू करेगा, लेकिन पहले कहां से डिक्रीज करेगा? कॉर्नर से। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज, क्योंकि एक्स ऑस्मोसिस तो लगातार हो ही नहीं है ना। देखो ना, पहले कॉर्नर से जरूर हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो एक्स ऑस्मोसिस ही ना। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, एक्स ऑस्मोसिस ही होता जा रहा है अभी। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेज आएगा वो इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस होगा, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में देखो क्या होगा कि थर्ड स्टेज बनेगा। मतलब कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का कंडीशन इधर फिर से इसी फिगर को दर्शाता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसी सेल में ना हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस। तो अब तीसरा स्टेज में पहुंच गए हैं। तो तीसरा स्टेज में जब पहुंच गए हैं
तो देखोगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हुआ है वो कंटिन्यूअस रिमेन है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है किसके बीच में, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। देख रहे हो ना, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली दिखाया गया है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसके कारण क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इसका क्या होना शुरू हो जाता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है, क्योंकि चारों तरफ से अब पहले तो यहाँ तो सेकंड स्टेज में कॉर्नर से निकल एक्सॉस्मोसिस हो रही थी, अब एक्सॉस्मोसिस तो इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, मतलब चारों डायरेक्शन से एक्सॉस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम श्रिंकेज हो जाएगा किसका, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, तो मैक्स मतलब कि ये थर्ड स्टेज प्लाज्मोलाइसिस हो गया, थर्ड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। और इस कंडीशन में मैक्सिमम श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ना, सेल का प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम श्रिंक हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सेल लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है ना। इन दिस कंडीशन सेल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम, नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेल को जिंदा रखना है तो इसमें डीप्लाज्मोलाइसिस करवाना पड़ेगा। फॉर एलाइव द प्लाज्मोलाइज्ड सेल डीप्लाज्मोलाइसिस मस्ट अकर। ऐसे सेल में डीप्लाज्मोलाइसिस जरूर होना चाहिए। ठीक है, मस्ट अकर। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब कि ऐसे सेल को अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, मतलब ये तो हाईली प्लाज्मोलाइज्ड हो गया ना, क्योंकि देख रहे हो ना कि अब तो सॉल्वेंट इसमें है ही नहीं। एक कंडीशन और समझ लो इसमें, आप इतना टर्गर प्रेशर में पढ़े थे। टर्गर प्रेशर कब उत्पन्न होता था, जब इन ऑस्मोसिस होता था तब। और यहाँ क्या हो गया, एक्सॉस्मोसिस हो गया। तो एक्सॉस्मोसिस हो गया मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो गया। तो वैसा कंडीशन में टर्गर प्रेशर इसका क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। कहां तक घटेगा, जीरो हो जाएगा, है ना। टर्गर प्रेशर घट करके ऐसे कंडीशन में लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां तो अब कंडीशन कैसा बन गया कि साइटोप्लाज्म से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलना शुरू हो गया, मतलब कि टर्गर प्रेशर और घटना शुरू हो गया। तो जीरो से घटेगा तो माइनस में पहुंचेगा, मतलब कि इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में निगेटिव में जाना शुरू करा। लेकिन यहाँ पे तो देखोगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम निकल चुका है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि टर्गर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, मोर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ जीरो होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ मोर निगेटिव बोलोगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में टर्गर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, तो निगेटिव बताओगे, इसमें मोर निगेटिव बताओगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ये तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस की बात कर लेते हैं। हेडिंग देते हैं इसको रब करके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस की कहानी के लिए। ओके, सर्दी के मौसम में एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड थोड़ा मिटता है देर से, इसमें एडहेसिव फोर्स लगता है, ज्यादा लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, मिट तो गया। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो देखो प्लाज्मोलाइट सेल जो भी होगा, अभी आपको टर्गर प्रेशर के बारे में बताया था, है ना। जो भी प्लाज्मोलाइट सेल होगा, इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। चलिए तो देखते हैं पहला टर्गर प्रेशर क्या होगा इसका। तो टर्गर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, जल्दी बोलो। तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/Tp। इसका मतलब ये घटा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक है। ओपी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट का ही कंसंट्रेशन बढ़ा है ना, इसलिए कि सॉल्वेंट तो भागा है बाहर की ओर। अच्छा, डीपीडी वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता ही है कि ओपी प्रोपोर्शनल टू डीपीडी, तो ये भी इंक्रीज करेगा।
वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मतलब टर्गर प्रेशर पोटेंशियल से रिलेटेड होता है, इसलिए प्रेशर पोटेंशियल की भी बात करोगे तो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये सब तरह का क्वेश्चन पूछेगा। इसके पहले मैंने बता दिया कि लिमिटिंग, इंसिपिएंट, इविडेंट में टर्गर प्रेशर किस तरह का बनेगा, प्रेशर पोटेंशियल किस तरह का बनेगा, वो भी बड़ी आसानी से आपको पता चल गया है। अब इसके बाद देखोगे सेल वॉल कैसा नेचर का होता है। सेल वॉल परमिएबल होता है, इसका कंफर्मेशन हम प्लाज्मोलाइसिस से कर सकते हैं। कैसे, अभी तो बताया था आपको कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे थे सेल को, तो इसके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कौन प्रेजेंट हो गया था, फाइनली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो दोनों प्रेजेंट था ना, तो इसका मतलब कह सकते हो कि ये सेल वॉल कैसा हो जाता है, परमिएबल नेचर का हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर सेमी, ये जो देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन को, तो यहां से केवल अंदर से बाहर की ओर सॉल्वेंट मूव कर रहा था, है ना। सम सेलेक्टेड सॉलिड भी कर जाता है, लेकिन मोस्टली वाटर ही मूव करता है। इसलिए आप बता सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। इसका भी कंफर्मेशन हम प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। अब जैसे देखो पेरिनेशन करवाना है प्लांट में, पेरिनेशन करवाना है प्लांट में, जैसे कि सीड का डिस्पर्सन करवाना है, तो उसका पेरिकार्प जो फ्रूट वाला है, ड्राई फ्रूट का पार्टिकुलरली, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, तो इसके पेरिकार्प जब तक रप्चर नहीं होगा, जब तक सीड का डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, तो पेरिकार्प ड्राई होगा, मतलब कि पेरिकार्प के सेल से, फ्रूट बॉल के सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो उनके सेल कंस्ट्रिक्ट होंगे, जिसके कारण वो रप्चर करेगा, सीड का डिस्पर्सन होगा। मतलब कि प्लाज्मोलाइसिस हेल्प करवाता है किसमें, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड इन ड्राई फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंगो है, वो तो डीके होने के कारण उसके सीड का डिस्पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पे ड्राई फ्रूट की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल दो दिया था अभी आपको, पी हो गया, बीन्स हो गया, लेडी फिंगर हो गया, दधुरा हो गया, ये सब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से हनी डीके नहीं होता है जल्दी। जैसे आपके घर में हनी आया होगा मार्केट से, है ना, तो हनी को खोल करके भी छोड़ दोगे तो खराब नहीं होगा, लंबे समय तक वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। क्यों होता है, तो सबसे पहले तो ये समझोगे कि हनी में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, करीब 10 to 15% ही होता है, मतलब कि वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो, है ना। तो इसका मतलब कि हनी में शुगर है तो स्वाभाविक है उसमें बैक्टीरिया तो जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया जाने के बाद क्या होता है, उल्टी गंगा बह जाती है। उल्टी गंगा का मतलब ये हो गया कि बैक्टीरियल सेल से ही वाटर मॉलिक्यूल हनी में आना शुरू हो जाता है, मतलब कि एक ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर पाता है वाटर की कमी के कारण इनसाइड द हनी। तो इस तरह से हमारा हनी क्या हो जाता है, लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रह जाता है। किस प्रोसेस के कारण, प्लाज्मोलाइसिस के कारण, इन बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। ठीक है, हनी do not decay for longer time, decay for longer time due to प्लाज्मोलाइसिस या एक्सऑस्मोसिस भी बोल सकते हो। प्लाज्मोलाइसिस अकर इन माइक्रोब्स प्रेजेंट इनसाइड हनी, प्रेजेंट इनसाइड हनी। एक बात और ध्यान में रखना कि जो सेनेसेंस का मतलब एजिंग, बुढ़ापा, बुढ़ा बुढ़ी होना। ठीक है, तो सेनेसेंस को भी प्लाज्मोलाइसिस अर्लियर लाता है। सेनेसेंस गेट अर्लियर, सेनेसेंस गेट अर्लियर ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल।
ओके। अब प्लाज्मोलाइसिस को कंफर्म करने के लिए, मतलब कि लेबोरेटरी में प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए किस प्लांट के सेल का उपयोग करा जाता है मोस्टली, तो याद रखिएगा ट्राइडेस्केंसिया प्लांट, है ना, नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइडेस्केंसिया प्लांट सेल, ट्राइडेस्केंसिया प्लांट सेल, used for demonstration of plasmolysis in laboratory। ठीक है, इस सेल में आसानी से डिमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से नोट में एक पॉइंट और देख लो, जब इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है तो किसका, सेल की बात कर रहा हूँ, नॉट सॉल्यूशन, है ना, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए प्लाज्मोलाइसिस का उपयोग करा जाता है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल यूज्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस जितना ज्यादा होगा वाटर मॉलिक्यूल उतना बाहर आएगा, उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर उतना ज्यादा होगा, बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हो सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को। ओके, तो ये सब बातें हो गई किससे रिलेटेड, प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड। अब प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिक्टेट करते हुए ही आपको बता दिया है, ठीक है, लेक्चर के समय ही बता दिया है। ये सब रिलेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया करता है प्लाज्मोलाइसिस से रिलेशन बना करके, तो ये सब पे फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कहानी खत्म हो गई। अब अगले वीडियो में बनाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कहानी, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिम्प्लास्ट, एकोप्लास्ट की कहानी होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए, फ़ायदा उठाइए और मेरा भी हौसला बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करके। बाय बाय।